रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। तो अब मान लो मेरी लाइट गई ऐसे और ये एंगल है आपका R2, और सपोज करो कि मैंने लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया। अब मेरी लाइट आई यहां पे इस जगह, मान लो ये वाला एंगल है आपका I3, और सपोज करो कि यहां पे लाइट ऐसे जा रही है, मान लो कि ये वाला एंगल है आपका 90। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, अब मेन चीज है, अब अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आप थोड़ा भी बढ़ाओगे ना तो आपकी लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं, आपकी लाइट यहां पे जाएगी और रिफ्लेक्ट होके वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। तो ये जो एंगल है ना I3, इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। मतलब अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से 0.001 भी ज्यादा हुआ तो भी आपकी लाइट क्या होगी? दूसरे वाले मीडियम में जाएगी नहीं, टकरा के वापस कहां पे आ जाएगी? इसी मीडियम में। तो अगर आपका एंगल इससे कम है तो आपकी लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है, लेकिन इससे ज्यादा है तो आपकी लाइट नीचे ऊपर नहीं जाएगी। इस फेनोमेना को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अपनी कॉपी में TIR, ये डायग्राम तुम नीचे डायग्राम में ये बना लेना। तो टॉपिक लिखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ये उसकी डेफिनेशन है, पढ़ो। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, if the angle of incidence is greater than the critical angle, then the entire ray is reflected into the same medium by obeying the laws of reflection. तो इसको बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब मैं इसका डेरिवेशन भी यहीं पे कर रहा हूं, छोटा सा डेरिवेशन है, तुम अपनी कॉपी में डेफिनेशन और डेरिवेशन दोनों साथ साथ लिख लेना। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, क्रिटिकल एंगल का डेरिवेशन। तो इस पॉइंट पे देखो, नीचे वाले मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1, ऊपर वाले मीडियम का N2। आपका ये वाला एंगल सपोज करो ये क्रिटिकल एंगल है IC, और आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90 डिग्री। तो स्नेल्स लॉ पुट करो, तो N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। ध्यान से देखो, तो N1 की जगह N1, I की जगह हम क्या लिखेंगे? क्रिटिकल एंगल IC, N2 की जगह N2, और ध्यान से देखो तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90, sin 90 कितना होता है? 1। तो ध्यान से देखो आपका क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या आया? N2 अपॉन N1। ये इसका डेरिवेशन है और ये इसकी डेफिनेशन है TIR की। लिख लो अपनी कॉपी में कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट, याद रखना, ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, if the angle of incidence is greater than the critical angle, then the entire ray is reflected into the same medium by obeying the laws of reflection. ध्यान से देखो, अगर आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो आपकी रे रिफ्लेक्ट होके वापस क्या करेगी? इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन तुम लिख लेना, चाहे तुम MCQ दो चाहे तुम असर्शन रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और दूसरा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। मतलब अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तभी क्या होगा? TIR बना नहीं होगा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, इसको लिख लो। सर एक डाउट है। हाँ पूछो। सर मैं ये पूछ रहा था, सर ऐसा क्यों होता है, ये क्रिटिकल एंगल पे ही क्यों होता है कि ये लाइट बिल्कुल पैरेलल हो जाती है और क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा हुआ तो लाइट जो है वो इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो अरे यही तो फेनोमेना है, क्योंकि इस एंगल सब से ज्यादा, फिनोमेना तो है पर इस होता क्यों एंगल है? से ज्यादा अगर तेरा एंगल होगा तो तेरा रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। तो रिफ्रैक्शन अगर नहीं होगा तो लाइट जाएगी कहाँ? अगर दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी सर तो लाइट कहाँ रिफ्रैक्शन जाएगी? क्यों नहीं होगा? क्या? वही तो, रिफ्लेक्शन क्यों नहीं होगा? अरे वही तो मैंने देखो इस डायग्राम से समझाया कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब आपकी लाइट इस तरीके से सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। अगर अब आपने क्रिटिकल एंगल, अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया तो आपकी लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी नहीं, वापस आपकी रिफ्लेक्ट होकर इसी मीडियम में आ जाएगी, क्योंकि यहां पे तेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना ज्यादा है और तेरी लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयर। डेंसर से रेयर में लाइट नॉर्मल से दूर हो जाती है, पर नॉर्मल से कितना दूर हो सकती है? एट मैक्स 90 डिग्री, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो इससे ज्यादा होगा तो लाइट वापस क्या करेगी? इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ये TIR भी कैसे होता है ये भी हम कंस्ट्रक्शन से वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, है ना, कि ऐसा क्यों होता है वो भी वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तुम ओके। इसकी डेफिनेशन लिख लो कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम, याद रखना TIR तभी होता है जब लाइट डेंसर से किस में जाती है? रेयर मीडियम में।
इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तभी, तो आपकी लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में आ जाती है। एक तो इसका ये डेरिवेशन लिख लो, छोटा सा डेरिवेशन है, लेकिन इस डेरिवेशन को है ना बिना डायग्राम के मत बना के आना, बिना डायग्राम के कोई सेंस नहीं बनता इसका, है ना। तो डायग्राम बना के इसको समझा के आना, और दोनों कंडीशन प्लीज एक्सप्लेन कर देना। दोनों कंडीशन क्या है कि एक तो लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये लिख लिया तुम लोगों ने? अरे देवांश खुद सोच, लाइट अगर रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल के पास आ जाती है, दूर नहीं जाती है। गॉट इट। ठीक है, तुम लोगों ने लिख लिया ये? दोनों कंडीशन लिख लेना और ये लिख लेना, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके मैं इसके एप्लीकेशन पे आ रहा हूं, है ना। तो सब में लिख लिया ये चीज? एक तो इसकी डेफिनेशन, दूसरा इसके कंडीशन, तीसरा इसका डायग्राम। मैं तुम्हें नोट्स भेज दूंगा, है ना। तो सबसे पहला एप्लीकेशन लिखो आप, सबसे पहला एप्लीकेशन आप लिखो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। अब तुम ध्यान से देखो, है ना, जो डायमंड होता है ना, डायमंड को एक्चुअली हम इस तरीके से काटते हैं, डायमंड को एक्चुअली हम इस तरीके से काटते हैं कि अगर मान लो इस डायमंड के अंदर कोई लाइट एंटर करती है, तो वो लाइट जहां पे भी गिरेगी, जहां पे भी गिरेगी, वहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो आपकी लाइट एक बार डायमंड के अंदर घुस जाएगी तो वापस बाहर निकल ही नहीं सकती। तो आपकी लाइट इस तरीके से क्या करेगी, डायमंड के अंदर ही रिफ्लेक्ट होकर घूमती रहेगी, और लाइट एनर्जी तो कंटिन्यूसली डायमंड के अंदर आएगी। तो थोड़ी देर में क्या होगा, इस डायमंड के अंदर बहुत सारी एनर्जी, लाइट एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, और इसलिए आपका क्या करता है, डायमंड चमकता है। तो TIR एंड डायमंड लिखो टॉपिक। और डायमंड के अंदर जो स्पार्कलिंग होती है, जो चमक होती है ना डायमंड में, वो क्यों होती है, ड्यू टू कट ऑफ डायमंड फेसेस। मतलब इस पत्थर की खासियत नहीं है ना। डायमंड बेसिकली क्या है, एक पत्थर है जो जमीन में से निकलता है। डायमंड चमकता है उस पत्थर के कारण नहीं। क्यों चमकता है, उस पत्थर की घिसाई के कारण। आप पत्थर को इस तरीके से काटते हो ना कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज्यादा होगा। तो आपकी एक बार लाइट डायमंड के अंदर गई तो वो कंटिन्यूसली क्या करती है, अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है, और इसलिए आपका डायमंड चमकता है। तो देखो, लिखो अपनी कॉपी में, स्पार्कलिंग इज ड्यू टू कट ऑफ डायमंड फेसेस। और ध्यान से देखो, तो तुम लोगों ने अगर क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला देखा हो तो साइन IC आपका क्या था, N2/N1। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम क्रिटिकल एंगल होगा। तो ध्यान से देखो, आपका जो डायमंड जिस मटेरियल से बना है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, 2.42। तो क्रिटिकल एंगल किसके आसपास होता है, 24.4 डिग्री। तो इंसिडेंट रे कैन अंडरगो मल्टीपल TR इनसाइड डायमंड बिफोर एग्जिटिंग द टॉप ऑफ द डायमंड। तो एक बार आपके टॉप पे पहुंच गया तो वहां पे से सीधा निकल जाता है, लेकिन आपका लाइट का अंदर मल्टीपल टाइम इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और इसलिए क्या होता है, आपका डायमंड चमकता है। तो कोई तुम्हें पूछे कि डायमंड के स्पार्कलिंग का रीजन क्या है, तो है ना, डायमंड पत्थर की खासियत नहीं है, आपने उस पत्थर को काटा इस तरीके से, इसको बोलते हैं घिसाई, है ना। आपने उस पत्थर को इस तरीके से काटा कि एक बार आपकी लाइट अंदर जाएगी तो मल्टीपल टाइम्स उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मतलब आपकी लाइट अंदर रिफ्लेक्ट होती रहेगी, होती रहेगी। तो जैसे लाइट अंदर जाती रहेगी, जाती रहेगी, तो डायमंड के अंदर बहुत सारी लाइट इकट्ठा हो जाती है, इसलिए फिर आपका डायमंड क्या करता है, स्पार्कल करता है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का रीजन क्या है, ड्यू टू कट ऑफ डायमंड फेसेस। मतलब इस पे डायमंड के फेस पे कट इस तरीके से लगाए जाते हैं कि अंदर क्या होता है, मल्टीपल टाइम्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और इसमें ना इसका ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी लिख लेना 2.42, और क्रिटिकल एंगल भी लिख लेना 24.4 डिग्री। ठीक है, ये तुमने लिख लिया। तो नेक्स्ट लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो है ऑप्टिकल फाइबर्स। तुम लोगों ने देखा है आजकल, तुम लोगों ने देखा होगा रिलायंस जियो भी अपने ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है सब जगह, है ना, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर आपका डेटा का लॉस काफी कम होता है। तो ध्यान से देखना आपके ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में बेसिकली होता क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में आपका अंदर होता है कोर, और ये बाहर एक लेयर है ना, इस लेयर को हम बोलते हैं क्लैडिंग। अंदर होता है कोर, बाहर जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लैडिंग।
अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.7 और ये जो क्लैडिंग है इसका क्या है 1.5। तो ध्यान से देखो, एक बार अगर तुम लाइट इसके अंदर भेजोगे, एक बार मान लो कोर है, तो आपकी लाइट इस तरीके से अंदर ही रिफ्लेक्ट होकर चलती रहती है। इस डायग्राम को तुम ध्यान से देखो, जो मैंने ये एप्लीकेशन वाला डायग्राम बना रखा है ना, इसको तुम ध्यान से देखो। आपकी लाइट गई, रिफ्लेक्ट होके आई। देखो आपकी ध्यान से देखो, तो आपकी लाइट अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। ये देखो, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो लाइट डज नॉट एस्केप as it travels along the fiber optics cable because it undergoes total internal reflection। तो ध्यान से देखो, ये तुम्हें ये वाला डायग्राम दिख रहा है, ध्यान से देखो, लाइट गई, रिफ्लेक्ट होके आई, फिर गई, रिफ्लेक्ट होके आई। तो अंदर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोर, और बाहर जो कोटिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेडिंग। तो याद रखना, टीआईआर कब होता है, जब लाइट कहां से कहां जाती है, डेंसर से रेरर। तो कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और क्लेडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है, तो आपकी लाइट ऐसे कोर में ही चलती रहती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्टिकल फाइबर्स काम करता है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो टीआईआर इन फाइबर ऑप्टिक्स। तो आप है ना ऐसे डायग्राम बना लेना, जिसमें अंदर वाले को तो तुम बोलना कोर और बाहर एक लेयर बनाना, इस लेयर को तुम बोलना क्लेडिंग। कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा 1.7 ज्यादा होगा, क्लेडिंग का होगा 1.5। तो एक बार आपकी लाइट अगर अंदर आई तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर चलती रहती है ना। तो ध्यान से देखो, तुम्हारे लाइट का या फिर डेटा का लॉस बहुत कम होता है, क्योंकि एक बार लाइट अंदर आई तो वापस बाहर जा ही नहीं रही है। तुम ध्यान से देखो, थोड़ी बहुत लाइट मैं मानता हूं कि हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर चली जाएगी, थोड़ा बहुत डेटा लॉस तो देखो हमेशा होता है, लेकिन फिर भी ऑप्टिकल फाइबर्स में आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है ना। क्योंकि ये लाइन लिख लेना आप, लाइट डज नॉट एस्केप एज इट ट्रेवल्स अलोंग द फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिकॉज इट अंडरगोस टीआईआर। एक तो ये लाइन लिख लेना, और दूसरा आप ये डायग्राम बना लेना। कोई तुम्हें पूछे कि ड्रॉ डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो कोर बताना, क्लेडिंग बताना, कोर का 1.7, क्लेडिंग का 1.5, और इस तरीके से एक लाइट को मल्टीपल बाय टाइम्स रिफ्लेक्ट कर देना। ठीक है, इसको लिख लो। आपका जनरली ये सिलिकॉन वगैरह का बना होता है ऑप्टिकल फाइबर, जनरली इसमें सिलिकॉन वगैरह होती है। ठीक है, तो अब हम ऑप्टिकल फाइबर के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर तो हमें समझ में आया कि ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका डेटा ट्रांसफर, कम्युनिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है इसका, कम्युनिकेशन। तो लिखो, सबसे पहले कम्युनिकेशन में आप यूज क्यों करते हो, एडवांटेजेस। सिग्नल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म्स। केबल आपकी हल्की होती है और कॉपर केबल से काफी ज्यादा मतलब लाइटर होती है। और मोर सिग्नल्स कैन बी कैरिड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। लॉन्गर डिस्टेंस क्यों, जैसे मान लो तुम कॉपर का वायर यूज करो डेटा ट्रांसमिट, जैसे पुराने याद है अपने घर में जो लैंडलाइन टेलीफोन होता है, उन टेलीफोन का जो वायर होता है वो कॉपर का होता है। तो इस कॉपर वायर में अगर तुम डेटा ट्रांसफर करते हो ना, तो थोड़ी बहुत हीट में कन्वर्ट हो जाती है, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट हो जाती है, और आपका डेटा आप ज्यादा दूर तक नहीं भेज सकते। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ना तो डेटा लॉस का खतरा है, आपकी लाइट चलती रहेगी चलती रहेगी। तो कोई तुम्हें पूछे कि ऑप्टिकल फाइबर्स को कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहला तो क्या है, सिग्नल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म। दूसरा, केबल इज स्मॉलर एंड लाइटर देन द कॉपर केबल। और तीसरा, मोर सिग्नल कैन बी कैरिड ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। आप ज्यादा दूर तक डेटा भेज सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेटा लॉस क्या है, कम है, एनर्जी लॉस कम है, मतलब एनर्जी आपकी ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकती है। तो लिख लो अपनी कॉपी में। तो कोई तुम्हें पूछे कि ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर कोई तुम्हें पूछे कि ऑप्टिकल फाइबर के कुछ एप्लीकेशन लिखो, तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, तो लिखो अपनी कॉपी में, एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स में सबसे पहला लिखो फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, अब कम्युनिकेशन में क्यों यूज करते हैं, तो उसके 3 एडवांटेजेस लिखा कि सिग्नल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म, केबल इज स्मॉलर एंड लाइटर देन द कॉपर केबल, और तीसरा, मोर सिग्नल्स कैन बी कैरिड ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर के और भी एप्लीकेशंस हैं, वो मैं लिखवा रहा हूं, ये लिख लिया तुम लोगों ने। तो और भी एप्लीकेशन है, देखो ये तो अपन ने लिख लिया कि इट कैन बी यूज्ड इन कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरा तुम लिखो, दूसरा तुम लिखो, एक सेकंड ना, तो लिखो, आप मेरे साथ साथ लिखो, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन। सबसे पहला तो मैंने तुम्हें क्या लिखवाया, कम्युनिकेशन। दूसरा,
लिखो अपनी कॉपी में डेकोरेटिव लैंप्स, डेकोरेटिव लैंप्स। अब तुम लोगों ने दिवाली के टाइम पे ना, वो आजकल एक बाजार में एक चाइनीज तरीके के ऐसे आते हैं, तुमने देखा होगा, वो उदयपुर लैंटर्न फेस्टिवल में भी इसको उड़ाते हैं। तो यहाँ पे नीचे जो ये पार्ट बना होता है ना, अगर आपका महंगा वाला लैंप है तो ये ऑप्टिकल फाइबर का बना होता है, क्योंकि एक बार इसमें लाइट जाती है तो बाहर नहीं निकल पाती, तो ये पूरा ग्लो करता है। तो डेकोरेटिव लैंप में यूज आता है, कम्युनिकेशन में यूज आता है। तीसरा, एंडोस्कोपी, डॉक्टर्स लोग यूज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर के पार्ट देखने के लिए, एंडोस्कोपी। चौथा, इन मिलिट्री पर्पसेस, इन मिलिट्री पर्पसेस, मतलब मिलिट्री लोग भी ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम डेटा मान लो विद द हेल्प ऑफ, जैसे मान लो बॉर्डर पे आपकी सेना है ना, तो बॉर्डर पे अगर मान लो कि वो वायरलेस का यूज करेंगे, तो वायरलेस सिग्नल को ट्रैक करना या फिर डेसिफर करना बहुत आसान है, क्योंकि वायरलेस सिग्नल आपका किस में ट्रैवल कर रहा है? एयर में। तो अगर पास में आपकी दुश्मन की सेना है तो एयर में कोई सिग्नल ट्रैवल कर रहा है तो आप आराम से इसको स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपने डेटा ट्रांसफर के लिए ऑप्टिकल फाइबर यूज किया, तो क्या आपकी लाइट इस ऑप्टिकल फाइबर के बाहर जाएगी? क्या बाहर तो जाने वाली है नहीं। तो इसलिए आप आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हो बिना इस डर के कि कोई तुम्हारा सिग्नल पकड़ लेगा। तो किस में यूज करते हो? मिलिट्री पर्पसेस में, एंडोस्कोपी में, डेकोरेटिव लैंप्स में, और किसमें? कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो मैंने तुम्हें बता दिया कि कम्युनिकेशन में इसको क्यों यूज करते हैं। ठीक है, किसी को ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, नहीं पूछना है तो नेक्स्ट तुम लिखो प्रिज्म, इसको बोलते हैं पोरो प्रिज्म। तो पोरो प्रिज्म का काम क्या है? पोरो प्रिज्म का काम है टू बेंड लाइट, लाइट को बेंड करना। जैसे तुम पहला डायग्राम देखो, तो आपकी इंसिडेंट लाइट तो ऐसी है, ध्यान से देखो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसी है, तो आपने लाइट को कितना बेंड किया? 90 डिग्री। और दूसरे डायग्राम में देखो, दूसरे डायग्राम में ध्यान से देखना, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, पहले टीआईआर होके ऐसे आई, ध्यान से देखो, ये पर्पल कलर का, और फिर ऐसे चली गई। ध्यान से देखो आपने लाइट को कितना बेंड कर दिया? 180 डिग्री। तो पोरो प्रिज्म का काम क्या है? टू बेंड लाइट बाय 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, ये आपका पोरो प्रिज्म है। तो आप अपनी कॉपी में इन दोनों डायग्राम को बना लो, क्योंकि कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ, मतलब टीआईआर से एक्सप्लेन करो कि कैसे पोरो प्रिज्म लाइट को 90 डिग्री बैंड करता है या 180 डिग्री बैंड करता है। तो पहले वाले डायग्राम में तो कितना बैंड किया? 90 डिग्री। दूसरे वाले में कितना बैंड कर दिया? 180 डिग्री। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, एप्लीकेशन ऑफ पोरो प्रिज्म, PORRO, पोरो प्रिज्म। ये पोरो प्रिज्मस होते हैं, पोरो प्रिज्म, है ना? इसको लिख लो अपनी कॉपी में। और देखो यहाँ पे दूसरी एक लाइन लिखी हुई है, देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वक्त पता है क्या होता है? आपकी सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर तुम किसी मिरर को यूज करते हो ना, तो मिरर पे जब लाइट गिरती है ना, तो थोड़ी बहुत एनर्जी आपकी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन पोरो प्रिज्म में ऐसा नहीं है। तो प्रिज्म आर मोर यूजफुल देन मिरर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट 100% ऑफ द लाइट इंटरनली, है ना? मिरर में तो क्या होता है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ी बहुत हीट एनर्जी हो जाती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दो वाले 90 डिग्री और 180 डिग्री वाले मैंने बना रखे हैं, है ना? ये आपका पोरो प्रिज्म है। तो वापस सुनना, पोरो प्रिज्म क्या करता है? लाइट को 90 डिग्री या 180 डिग्री से क्या करता है? बैंड, लाइट को बैंड कर देता है। तो ये पोरो प्रिज्म का काम है। ठीक है, और ये जो पहला वाला है ना, पहला वाला पार्ट, ये मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसका मतलब क्या है। इसको लिख लो, बस अपनी एप्लीकेशन खत्म होने वाली है, एक दो और बाकी है। तो वापस ध्यान से देखना, मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? डायमंड के बारे में। फिर हमने क्या पढ़ा? ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। फिर हमने ऑप्टिकल फाइबर को कम्युनिकेशन में क्यों यूज करते हैं। फिर ऑप्टिकल फाइबर के 4 एप्लीकेशन और पढ़े। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? प्रिज्म के बारे में पढ़ा, है ना? और लास्ट, तुम सब ने लाइफ में कभी ना कभी पेरिस्कोप तो देखा होगा यार, कभी लाइफ में पेरिस्कोप यूज किया है? वो तुम लोगों ने वो मूवी देखी होगी ना, कौन सी मूवी आई थी बीच में, वो गाजी अटैक, उसमें भी वो ऐसे पेरिस्कोप का यूज करते हैं। तो ध्यान से देखो, इसमें अपन क्या यूज, इस पेरिस्कोप में कैसे काम करता है। आप जो बाजार में पेरिस्कोप खरीदते हो उसमें तो कांच लगा होता है ना? वो सस्ते वाले 20-30 रुपए वाले होते हैं। ये वो 20-30 रुपए वाले नहीं है। इसमें क्या है, देखो ऊपर एक पोरो प्रिज्म लगा है, वो लाइट को पहले 90 डिग्री बेंड कर रहा है, और नीचे वाला ऐसे। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है तो यहाँ पे आपकी आंखें इस जगह, तो भी आप इसको देख सकते हो, है ना? तो प्रिज्म किस, पोरो प्रिज्म किस में काम आते हैं?
आपके पेरिस्कोप्स में काम आते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, तुम बस पेरिस्कोप का ये डायग्राम बना लो, ये वाला यूज्ड इन पेरिस्कोप, और ये डायग्राम बना लो। और पेरिस्कोप का यूज करते हैं, वॉर में यूज करते हैं, सबमरीन्स में यूज करते हैं, है ना। ये डायग्राम बना लो, आसान है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी डेफिनेशन याद रखना, क्रिटिकल एंगल का डेरिवेशन याद रखना, फिर इसके कंडीशंस याद रखना, और इसके एप्लीकेशंस। एक दो एप्लीकेशंस और है, वो मैं तुम्हें करा रहा हूं, एक बार इतना लिख लो। ठीक है, एक एप्लीकेशन इसका वो है, तुम लोगों ने देखा होगा मिराज, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन भी बोलते हैं इसको। ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब जो नहीं है वो भी आपको दिख रहा है ना। जैसे ना, अगर तुम समर्स के टाइम पे, मतलब अगर गर्मियां बहुत ज्यादा है और तुम कभी रोड पे जाना, तो क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर ये आपकी रोड है तो सन मतलब गर्मी के कारण आपके रोड का टेम्परेचर बढ़ जाता है। रोड का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो रोड के पास में जो एयर है, रोड के पास में जो एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है। क्योंकि याद रखना, अगर एयर हल्की है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्योंकि एयर में नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स कम है। अगर एयर भारी है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो ऊपर जो एयर है, थोड़ा ऊपर, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सपोज करो कि यहां पे आपका कोई पेड़ है, सपोज करो कि यहां पे आपका कोई पेड़ है और यहां पे आप खड़े हो, तो यहां से लाइट निकलेगी और इस तरीके से टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट होके कहां आएगी, आपकी तरफ आएगी। तो आपको इस पेड़ की परछाई कहां दिखेगी, यहां पे नीचे दिखेगी। इसको बोलते हैं मिराज, है ना। इसको क्या बोलते हैं, हम मिराज बोलते हैं। तो मिराज होता कैसे, आपकी रोड गर्म है, तो रोड के जस्ट ऊपर जो एयर है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो क्या होता है, घट जाता है। और यहां पे ऊपर जो एयर है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बढ़ जाता है। और यहां पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इस जगह कोई ऑब्जेक्ट है, तो लाइट जब डेंसर से रेयर जाती है तो उसका TIR होता है। तो इस जगह क्या हो रहा है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको इस चीज की इमेज कहां दिखेगी, इस जगह दिखेगी। ये TIR है। तो कोई तुम्हें पूछे कि मिराज क्यों होता है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये मिराज है ना। किसी को कुछ पूछना है, इसका लिख लो अपनी कॉपी में, मिराज के बारे में लिख लो। इन समर्स द एयर अबव द रोड गेट्स हीटेड अप। in summers the air above the road is heated up and its refractive index decreases। तो जो हवा एकदम रोड के ऊपर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या होता है, घट जाता है। the air above the road gets heated up and its refractive index decreases and the air and the air and the air which is slightly away from the road has more refractive index। मतलब ऊपर वाला मीडियम क्या हो जाएगा, डेंसर, नीचे वाला मीडियम क्या हो जाएगा, रेयरर। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इस तरीके से क्या होता है, आपका TIR होता है। और एक लास्ट एप्लीकेशन और है अपनी TIR की, वो लिख लो अपनी कॉपी में। सर हाँ पूछो। सर एक बार वापस समझाएंगे क्या, वो बिल्कुल समझ नहीं आया। ठीक है, वापस समझ ले, एक सेकंड रुकना। हाँ, तो जैसे मान ले ये तेरी रोड है, ठीक है, रोड गर्म है। ओके। तो रोड के ऊपर की जो एयर है यहां पे, इसका ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो घट जाएगा, क्योंकि रोड गर्म है, तो इसके ऊपर वाली हवा गर्म हो जाएगी। कोई भी चीज को तुम गर्म, जबरदस्त। कोई भी चीज को तुम गर्म करो तो वो चीज एक्सपांड करती है। तुमने पढ़ा है, किसी भी चीज को गर्म करने से हाँ एक्सपांशन होता है। तो अगर हाँ नीचे वाली एयर एक्सपांड करेगी तो इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। अगर एटम्स मॉलिक्यूल बिल्कुल। दूर दूर हो जाएंगे तो आपकी लाइट आसानी से पास कर पाएगी, क्योंकि लाइट को रोकने वाला हाँ है नहीं। तो मतलब नीचे वाली एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और ऊपर वाली एयर तो अभी भी ठंडी है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम्म नीचे से थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि डबल है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर मान ले कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है इस जगह, और मान लो यहां पे आप खड़े हो, यहां पे आप देख रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि यहां से लाइट निकली और नीचे जाएगी नहीं, ऐसे TI और R होके कहां पहुंच गई, यहां पे। तो तुझे क्या लगेगा कि ये लाइट कहां से आ रही है, इस जगह से आ रही है। अच्छा। ओके सर। तो इसकी इमेज क्या बनी, नीचे की तरफ। ये क्यों हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हुआ। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझ लेना, है ना। ये नहीं कि तुम अभी, जैसे देवांश ने पूछा, तुम लोगों को भी डाउट है तो तुम पूछो इसको कि ऐसे क्यों होता है। ठीक है, ये मिराज है, ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है, और लास्ट इसका है आयोनोस्फीयर। अब देखो ये क्या है आयोनोस्फीयर, तो तुम लोगों को पता हो तो अर्थ के ऊपर एक लेयर है जिसमें आयंस है।
है ना, जिसमें क्या है, जैसे ओजोन है, जैसे आपकी नाइट्रोजन, तुम लोगों ने देखा होगा N2+, O3 है तो O3 के O फ्री रेडिकल होता है और O2 बन जाता है O2+। तो आयोनोस्फीयर किसका बना होता है, आयंस का। तो आयोनोस्फीयर को हम कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। किसके लिए यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर आपके लाइट की फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में है तो आपकी लाइट जाती है, और तुम ध्यान से देखो, स्पेस मतलब अंतरिक्ष का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, 1, और अपने एटमॉस्फेयर का 1 से ज्यादा है। तो मतलब नीचे वाला डेंसर मीडियम है, ऊपर वाला रेयर है। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस यहां पे आ जाए। तो मान लो यहां पे आपका एक टावर है, यहां पे आपका एक टावर है, तो आप आयोनोस्फीयर को यूज करके इस टावर से यहां पे क्या भेज सकते हो, लाइट भेज सकते हो। तो अगर आपकी लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, फिर आपकी लाइट चीर के निकल जाएगी। लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी कम है, इसका कुछ वैल्यू है, मैंने तुम्हें लिख के भेज दूंगा, मेरे को इसकी वैल्यू याद नहीं आ रही है, सब मेगाहर्ट्ज में होती है। अगर उससे कम है तो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस कहां आ जाती है, अर्थ पे आ जाती है। तो अपन आयोनोस्फीयर को यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। तो लास्ट एप्लीकेशन लिख लो, आयोनोस्फीयर रिफ्लेक्ट्स waves with frequency in megahertz. Ionosphere reflects waves whose frequency is in megahertz with the help of TIR, with the help of TIR, and this can be used for communication purpose. And this can be used for communication purpose. And this can be used for communication purpose. ठीक है, तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पूरा बखाना था, है ना। अब एक क्वेश्चन है अपनी बुक में, हाँ, देवांश में क्वेश्चन करा दो एक बार, मेरा क्वेश्चन रह जाएगा, है ना। ओके सर। अपनी बुक में एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है ये कि आपके पास एक कुआं है, वेल है, और ये कुआं पानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। और इस कुएं के यहां पे बॉटम पे एक, है ना, आपका लाइट का सोर्स है। कहां पे, यहां पे एक लाइट का सोर्स है। तो आपको बताना है कि इस कुएं के कितने पार्ट से लाइट बाहर निकल सकती है। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो अगर कोई लाइट स्ट्रेट जाएगी तो वो डेफिनेटली बाहर निकल जाएगी, क्योंकि देखो बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, पानी का ज्यादा होगा। मान लो कोई लाइट यहां पे गई तो वो ऐसे इस तरीके से हो जाएगी। मान लो कोई लाइट यहां पे गई तो मान लो वो ऐसे निकल रही है। और मान लो कि यहां पे आपका क्रिटिकल एंगल है, क्योंकि इसके बाद अगर लाइट गई तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस अंदर आ जाएगी। मतलब यहां से लेके यहां तक जो भी लाइट पहुंचेगी वो आपकी कहां जाएगी, बाहर जाएगी। तो अपन निकाल लेते, कैसे निकालेंगे, देखो ये आपका क्रिटिकल एंगल है, मतलब आपका ये वाला एंगल क्या है, ध्यान से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपका ये वाला एंगल क्या है, आईसी। तो अगर आपका ये वाला एंगल आईसी है, मैं इसको वापस बना रहा हूं डायग्राम को, क्योंकि यहाँ पे बड़ी खिचड़ी बन गई है। तो मान लो कि ये आपका कुआं है और इस कुएं में आपका पानी भरा हुआ है। देखो पानी में ब्लू ब्लू बना देता हूं। तो इस कुएं में आपका पानी भरा हुआ है, और मान लो कि इस कुएं के बॉटम पे, इस कुएं के बॉटम पे मतलब मान लो इस कुएं के नीचे ही नीचे, मान लो आपका कोई लाइट सोर्स है। इस कुएं के नीचे ही नीचे मान लो यहाँ पे आपका लाइट सोर्स है, और मान लो इस कुएं की डेप्थ है डी। इस कुएं की डेप्थ कितनी है, डी। और मान लो कि यहाँ पे आपका क्रिटिकल एंगल बन रहा है, ये आपका क्रिटिकल एंगल है। तो आप ध्यान से देखो, आप खुद मुझे बताओ, अगर ये एंगल आईसी है तो आप खुद मुझे बताओ ये वाला एंगल भी कितना होगा, आईसी होगा कि नहीं होगा। और ये डी है, तो आप मुझे बताओ आप ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे। कितना आसान है, टेन थीटा क्या होता है, मान लो ये डिस्टेंस आर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका यहां से आईसी तो तुम निकाल लोगे, आईसी मैंने तुम्हें अभी निकालना सिखाया थोड़ी देर पहले। तो 10 आईसी क्या हो जाएगा, आर बाई डी, है ना। लिख लो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में, 10 आईसी क्या आ जाएगा, आर बाई डी। तो यहां से आर कितना आ जाएगा, डी इंटू 10 आईसी। और आपकी लाइट इस पूरे एरिया से बाहर निकलेगी, सब जगह से। तो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ कितने एरिया से बाहर निकलेगी, तो आपके पास रेडियस तो है ही है, तो कितने एरिया से बाहर निकलेगी, पाई आर स्क्वायर। ये आपका आंसर है ना। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो, किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। और देवांश अब तुम्हारा डाउट पूछ लो। इसके साथ अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूरा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास अपनी है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराऊंगा, तो प्लीज अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठना, है ना। टीआईआर यहाँ पे खत्म होता है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर पूछ लूं? हाँ पूछ पूछ पूछ। हाँ आपका बाकी लोग तो सर, अभी मैं वही ये पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है।
सर जैसे आपने बताया कि वो कम्युनिकेशन वाला जो था, लेटेस्ट से उसकी थ्रेशोल्ड है 5 मेगाहर्ट्ज। हाँ ओके, ठीक है। वो जो था वो आयनोस्फीयर वाला। हाँ तो सर तो एक बात समझ नहीं आ रही कि आपको पता कि ये चीर के क्यों निकल जाएगी? मैं समझा नहीं वो पॉइंट, अरे देख, अगर क्योंकि लाइट तो क्रिटिकल लाइट एंगल इज इम्पोर्टेंट, ये लाइट की स्पीड तो कहीं आया ही नहीं। नहीं देख, तेरा जो क्रिटिकल एंगल होता है ना, जो तेरा क्रिटिकल एंगल होता है वो किस पर डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। हाँ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है? परमिटिविटी और परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। हाँ ठीक है। अब परमिटिविटी और परमेबिलिटी का मतलब है कि तेरा जो मीडियम है वो लाइट को कितनी आसानी से पास करने देगा। तो खुद मुझे बता कि अगर मान ले कि ये गाड़ी है जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और ये गाड़ी है वो 1000 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो किसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है? कौन ज्यादा अंदर तक घुस सकता है अगर कोई मीडियम आ जाए तो? ऊपर वाला 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, नीचे वाला 1000 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अगर दोनों मान ले किसी मीडियम से टकराते हैं, तो किसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है? कौन ज्यादा अंदर तक जाएगा? जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है। देवांश भाई गायब हो गया। अरे यार, खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया क्वेश्चन पूछ के। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग है ना इस पूरे को सॉल्व कर लेना, है ना, इस पूरे को लिख लेना अपनी कॉपी में, है ना। मैंने तुम्हें ना स्नेल्स लॉ की शीट आज भेजी है, सॉरी यार, है ना, लेट हो गया। आज मॉर्निंग में भेजी है। प्लीज उसको सॉल्व कर लेना, है ना। और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये मैं तुम्हें नोट्स भेज रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में तुम्हें नोट्स भेज दूंगा मैं। ओके, सो बाय बाय यार। ये नोट्स मैं तुम्हें भेज दूंगा, है ना।